हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में स्टोइकियोमेट्री की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। केमिकल्स की एनालिसिस दो तरह से की जाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम केमिकल्स के बारे में पता करते हैं कि वो क्या हैं, आपके एज अ कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उन सब्सटेंसेस के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कई तरीके से की जाती है, जिसमें क्या उसके कई टाइप्स हैं, जिसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें सॉलिड्स के मासेस, दैट इज जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं या जो हमने सॉलिड्स यूज किए हैं उनके मासेस को मेजर करके और हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। जब गैसियस रिएक्शंस में गैसेस, चाहे रिएक्टेंट्स हो, प्रोडक्ट्स हो, उनके वॉल्यूम्स को मेजर करके हम जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को हम ईडियोमेट्री बोलते हैं। और इसी तरह से जब लिक्विड सॉल्यूशंस में हम सॉल्यूशंस के वॉल्यूम्स को मेजर करके जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी एनालिसिस या कैलकुलेशंस की जाती हैं टाइप से, जिनमें स्पेक्ट्रोमेट्री, फोटोमेट्री, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्पेशली इन तीन मेथड्स पर फोकस करेंगे। जब भी ये कैलकुलेशन की जाती हैं तो ये कैलकुलेशन स्पेशली दो कंसेप्ट पर बेस्ड होती हैं। एक होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोल कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, दैट इज सभी सब्सटेंसेस का जो रेशियो होता है, उनका मोलर रेशियो, उनके मासेस, वॉल्यूम्स, जो भी उसके रेशियोज हैं, वो हमेशा उनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स यूज हुए हैं उन कोफिशिएंट्स के रेशियो में होते हैं। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है। जबकि दूसरा कंसेप्ट है केमिकल अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जानकारी अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल स्ट्रक्चरल इक्वेशन ही हमारे लिए काफी होती है, सफिशिएंट है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हैं, बस हमें उसमें उनकी कोफिशिएंट्स या बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इस इक्विवेलेंट कंसेप्ट का जो लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कहता है कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन में हमेशा ही उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उनके बराबर होते हैं। और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट भी बराबर होते हैं, दैट इज दे फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम पता करने के लिए हम उसका मास अगर गिवन हो तो मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये डब्ल्यू मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्विवेलेंट मास को अगर हमें कोई सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी मालूम है या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। किसी भी गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालने का बहुत बेस्ट तरीका है कि 22.4 इंटू इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय मोलर मास। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 22.4 इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लें तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है, हमें पता है, डिवाइड बाय O2 का मोलर मास 32, तो 8 4 जा 32, 4 से डिवाइड करेंगे 5.6 लीटर। इसी तरह से इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन की बात करें हम तो 22.4 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 डिवाइड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 2 से डिवाइड किया 11.2 लीटर। इक्विवेलेंट मास हम बात करें क्लोरीन का तो 35.5 होता है, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए क्लोरीन के लिए हम 22.4 इंटू इक्विवेलेंट मास 35.5 डिवाइड बाय मोलर मास 71, इससे हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और इस तरह से 11.2 लीटर। इक्विवेलेंट मास के बारे में हम मोल कंसेप्ट चैप्टर में इक्विवेलेंट कंसेप्ट्स में हम इसको स्टडी कर चुके हैं, आप उसके लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस बेसिकली दो टाइप की होती हैं हमारे, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए जाते हैं आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टोइकियोमेट्री में, तो अगर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हमने उनका कोई भी अमाउंट इनिशियली ए या बी लिया हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पर, और रिएक्शन के बाद में रिएक्टेंट्स पूरी तरह से फिनिश, दैट इज न ए न बी, दैट इज कोई रिएक्टेंट न बचे,
सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसी रिएक्शंस में अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बात करें तो इनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी एज वेल एज डी एंड ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ई। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ए और बी दैट इज रिएक्टेंट्स की हमने इनिशियल अमाउंट लिए यहां पर ए और बी, और रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि एक रिएक्टेंट पूरी तरह से फिनिश हो गया, वो नहीं बचा, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन दूसरा जो रिएक्टेंट है या कोई और अदर रिएक्टेंट है उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे रिमेनिंग है, बच गया है, तो उस केस में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्टेंट को हम एक नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर हमने इसको नाम ये लिमिटिंग रिएजेंट क्यों दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सी कहानी है कि यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग जो कंप्लीटली फिनिश हो गया है, इसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया है, जितने इक्विवेलेंट्स उसके होंगे उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स के बनेंगे। दैट इज नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट्स होंगे प्रोडक्ट के वो विल बी इक्वल टू ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के जो होती है अमाउंट जो है उसकी जो लिमिट है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है, जो फिनिश हो गया है, इसलिए हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो यहां पर ये आप हमेशा याद रखें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो उतने ही इक्विवेलेंट्स हर प्रोडक्ट के भी बनेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, डी एज वेल एज ई, बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। यहां पर जो इक्विवेलेंट्स होंगे बी के वो ज्यादा होंगे क्योंकि वो बच रहा है। कितना बचा हुआ है इक्विवेलेंट बी के इक्विवेलेंट्स कितने बचे हुए हैं, जितने इक्विवेलेंट्स आपने इनिशियली लिए थे बी के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इनिशियली माइनस, आप उसमें से माइनस कर सकते हैं क्योंकि जितने इक्विवेलेंट तो आपके ए के हैं उतने ही इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट किए हुए हैं, तो या तो आप ए के इक्विवेलेंट्स माइनस कर दें, या जितने इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट के थे उतने इक्विवेलेंट आपके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। तो किसी भी एक प्रोडक्ट के अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है तो आप उसको उस इनिशियल अमाउंट ऑफ बी में से माइनस करेंगे, तो आपको उस एक्सेस रिएजेंट, जो रिएजेंट बच रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। नाउ हियर बी इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट रिमेनिंग है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, आप उसके लिए उसके इनिशियल अमाउंट को जो भी आपके सामने दिया हुआ है उस इनिशियल अमाउंट में से आप किसी भी एक सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। इन सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। लेकिन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए अगर आपको हर सब्सटेंसेस का मास ही मालूम है तो आप वहां पर W/E1 एक सब्सटेंसेस का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू दूसरे सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम मास बाय इक्विवेलेंट मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर आप लोगों को दो सब्सटेंसेस जो गिवन हैं जिनको आप आपस में अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में अगर वो सॉल्यूशंस हैं, उन्हें आपको उनकी नॉर्मेलिटी मालूम है, तो एक सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू दूसरे सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट्स दैट इज उसकी नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम। आप इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको एक सब्सटेंसेस का मास मालूम हो तो आप उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो वेट बाय इक्विवेलेंट मास से निकाल सके, और दूसरा सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो उसकी नॉर्मेलिटी गिवन हो तो उस केस में आप उसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ कैलकुलेट्स बराबर होते हैं। अगर वहां पर कहीं गैस है तो गैस के केस में भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप उसके वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है 150 ml ऑफ 0.5 M मोलरिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है, उसे मिक्स किया गया है, इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 0.8 M। 0.8 मोलरिटी के 100 ml के साथ में जो एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है हमने इसको मिक्स किया है। आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए
प्रेसिपिटेट के मैक्सिमम अमाउंट को, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको। इस क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट एज वेल एज इक्विवेलेंट कंसेप्ट दोनों से हम सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम यहां पर इसे मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, तो आपको हमने डिस्कस किया कि मोल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहां पर एक इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, BaCl2 की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से जब यहां पर हम लिखें तो इसको बैलेंस करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, हम जानते हैं प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यहां प्रेसिपिटेट हुआ, ये अब साइन होता है प्रेसिपिटेट का, और उस केस में यहां पर जो बनेगा वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पे बैलेंस करूं हिट एंड ट्रायल से, तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि मुझे यहां पे 3BaCl2 3 सल्फेट है तो BaSO4 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहां पर कोएफिशिएंट यहां पे 3 आएगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पे क्लोरीन की, तो यहां पर ये AlCl3 बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 3 2 6 क्लोरीन और यहां पर 3 2 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम यहां पे देख रहे हैं कि 3 मोल्स, दैट इज जो मोलर रेशियो होगा सब्सटेंसेस का, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स के रेशियो में होता है। यहां कोएफिशिएंट 3, यहां 1, यहां 3 और यहां पर 2। तो यहां पर इसके जो आपके मोल्स थी, तो उस समय इसके 1 मोल रिएक्शन करेंगे और यहां पर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके 3 मोल्स बनेंगे, और AlCl3 के 2 मोल्स बनेंगे। ये एक सॉल्यूशन में रहेगा, ये सॉल्युबल कंपाउंड है, लेकिन हमसे सिर्फ पीपीटी की बात की गई है और ये 2 अमाउंट हमें गिवन है। अगर यहां पर हम इनके अमाउंट्स की बात करें तो हमें यहां पर मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम गिवन है, तो हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। अगर हम यहां बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2, अगर हम BaCl2 के हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2, देन मोलैरिटी इज 0.5 एंड वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम 150 ml है तो 150 डिवाइड बाय 1000, ये यहां पर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट इज अबाउट 0.075। और अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट की, Al2SO4 का होल ट्रेस एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो इसके लिए इसकी मोलैरिटी 0.8 इंटू इसका वॉल्यूम लीटर में, तो 100 ml डिवाइड बाय 1000। अगर हम यहां इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 0.08, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन हम इस मोलर रेशियो इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए कम से कम 3 मोल बेरियम क्लोराइड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 0.08 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट जो अमाउंट होगा, सफिशिएंट मोल्स ऑफ BaCl2 वो होने चाहिए, BaCl2 के सफिशिएंट मोल्स कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मोलर रेशियो, 3 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये यहां पे 0.8 इंटू 3 दैट इज 0.24 मोल्स होने चाहिए थे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। हमारे पास मोल्स कितने हैं, केवल 0.75, दैट इज BaCl2 के मोल्स रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने होने चाहिए उससे कम है। इसीलिए यहां पर जो BaCl2 है ये यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, LR लिमिटिंग रिएजेंट, और यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट है वो एक्सेस रिएजेंट है, ये यहां पर EF एक्सेस रिएजेंट, ER में शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं एब्रिविएशन एक्सेस रिएजेंट। यहां पर जितने जो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स या जो होंगे या जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है या उसकी लिमिट कंफर्म करता है कितनी होगी। तो यहां पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, BaCl2, तो BaCl2 के मोलर रेशियो के अकॉर्डिंग ही BaSO4 प्रेसिपिटेट के मोल्स बनेंगे। तो यहां पर 3 मोल्स BaCl2 से 3 मोल्स BaSO4 बन रहा है, तो इसका मतलब कि 0.75 मोल BaCl2 से 0.75 मोल BaSO4 ही बनेगा। सो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 के मोल्स कितने होंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ limiting reagent, and limiting reagent is BaCl2, so it is equal to 0.075 moles.
बट उसने हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, और जब अमाउंट की बात होती है तो हमेशा मास कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सो मास ऑफ पीपीटी जो प्रेसिपिटेट है, जो BaSO4 है, उसका मास कितना होगा। अगर हमें मोल्स मालूम हो किसी भी सब्सटेंस के तो मास कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। हम जानते हैं कि BaSO4 जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स यहां पर लिमिटिंग रेंज के इक्वल, दैट इज 0.075 है, और इसका मोलर मास बेरियम सल्फेट का जो है वो 233 होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको जनरली धीमे धीमे याद हो जाती हैं, अगर ना हो तो भी क्वेश्चंस में ये चीजें मोस्टली दी हुई भी आती हैं। तो यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उस केस में इट इज अबाउट 17.475 ग्राम। तो इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट जो हमें इस रिएक्शन से मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट करूं, दिस क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू या और बाय अप्लाइंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो उस केस में हम पहले ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। उसके लिए हमें रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन के नॉलेज या उसके बारे में पता होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें नहीं मालूम है इक्वेशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करता हूं तो सिंपल सा लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले यहां पर इनके इक्विवेलेंट्स ही कैलकुलेट करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaCl2, BaCl2 के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हमें यहां मोलरिटी गिवन है तो हम यहां पे क्या करते हैं, आपके नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। आप इससे प्रीवियस वीडियोस को देख करके आप यहां पर कंसल्टेंट टर्म्स के बेसिस पर इन रिलेशंस को समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो BaCl2 की मोलरिटी हमें 0.5 दी हुई है। अगर मैं इसके वैलेंसी फैक्टर, सॉल्ट है इसका वैलेंसी फैक्टर 2 into 1 दैट इज 2 होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इस अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी दैट इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में हम ले यहां पर तो 150/1000। तो यहां पर इस तरह से ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हमें BaCl2 के मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे वो आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इट इज अबाउट 0.15। हमें यहां पे 0.15 इक्विवेलेंट्स मिल रहे हैं BaCl2 के। अगर हम यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं दूसरे रिएक्टेंट एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में अगर हम बात करें तो यह मोलरिटी हमें गिवन है, मोलरिटी 0.8। इसमें हम बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट होगा, और बैलेंस फैक्टर इन सॉल्ट्स के लिए 2 into 3 दैट इज 6 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम हमारे सामने 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 1000। अगर हम यहां बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.48। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेरियम क्लोराइड के BaCl2 के 0.15, एल्यूमिनियम सल्फेट के 0.48। तो क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट BaCl2 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, रिएक्टेंट्स हमेशा ही इक्वल इक्विवेलेंट्स में रिएक्शन करते हैं। तो जो 0.15 इक्विवेलेंट BaCl2 0.15 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट से ही रिएक्शन करेगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, BaCl2 खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट बचा रह जाएगा, इसलिए हम इसको एल्यूमिनियम सल्फेट को एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं यहां पर, एंड इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के जितने इक्विवेलेंट्स होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट प्रेसिपिटेट दैट इज प्रोडक्ट के बनेंगे यहां पर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट है, इस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट
और इसके इक्विवेलेंट से लिमिटिंग रेंज के 0.15, तो उस केस में यहां पर हमें यहां पर अमाउंट दैट इज मास डिसाइड करना है प्रेसिपिटेट का। हेंस मास ऑफ BaSO4 का यहां पर मास, किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हमें इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो तो मास हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.15 है, इनटू इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास 233 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। BaSO4 का वैलेंसी फैक्टर, यहां पे बेरियम आयन Ba2+ या सल्फेट आयन Ba उस पर 2-, तो जो चार्ज होता है दैट इज 2, एंड ऑन कैलकुलेटिंग इट इज ऑल्सो 17.475 ग्राम। एंड स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं। 1 ग्राम मैग्नीशियम को वर्म किया गया है, जलाया गया है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में एक क्लोज्ड वेसल में, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो बचेगा और कितना बचेगा। तो हम इस क्वेश्चन को पहले इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से अब की बार इस क्वेश्चन को पहले हम इसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, पहले हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, इसका मास गिवन है, जब मास गिवन हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास 1 ग्राम है और इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का हम जानते हैं एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट मास के लिए हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास 24 दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, और इसकी वैलेंसी 2 तो 12। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम 1/12। और अगर हम यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन जिससे रिएक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी मास गिवन है, तो मास दैट इज 0.56 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास के लिए ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय वैलेंसी 2 सो 8। अगर हम यहां पे से कैलकुलेट करें तो ये 0.07, और अगर हम इससे हम कैलकुलेट करते हैं कंपेयर करने के लिए तो इट इज अबाउट 0.0833। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मैग्नीशियम के ज्यादा हैं और ऑक्सीजन के कम हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट्स में ही रिएक्शन करते हैं। अगर इक्विवेलेंट्स किसी रिएक्टेंट के कम है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि हियर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो मैग्नीशियम है हियर मैग्नीशियम इज एक्सेस रिएजेंट, और जो एक्सेस रिएजेंट होता है वही लेफ्ट दैट इज बचता है। तो उसने पूछा कौन सा रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, कौन सा रिएक्शन जो रिएक्टेंट बचेगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट बचेगा मैग्नीशियम। तो Mg मैग्नीशियम लेफ्ट, लेकिन उसने पूछा आगे कि हाउ मच, कितना। तो मैग्नीशियम के कितने इक्विवेलेंट्स यहां पर बचेंगे, कितने इक्विवेलेंट्स इनिशियली थे हमारे पास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनिशियली 1/12 और वी कैन से 0.0833 माइनस कितने इक्विवेलेंट्स इसके कंज्यूम हो गए, जितने इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन के थे, क्योंकि इक्वल इक्विवेलेंट्स में रिएक्शन होती है। तो जितने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हैं उतने इक्विवेलेंट्स मैग्नीशियम ने रिएक्ट कर लिए, जो बच गए इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड। तो ये हमारे पास जो हो गए वो होंगे, हम यहाँ पे इसमें एलसीएम ले 12, तो इट इज 1 माइनस 0.84, इट इज 0.16/12। ये इतने इक्विवेलेंट्स, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेफ्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट। ये मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट इतने थे, माइनस किए, जो कंज्यूम हुए ये बच गए। अब हमें इसका मास कैलकुलेट करना है, अगर उसमें हमें हाउ मच अमाउंट, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट क्या होगा, अगर हम इक्विवेलेंट पता हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 0.16 डिवाइड बाई 12 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम विच इज 12 इंटू 12, सो इट इज 0.16 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम यहां पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन साथ में बर्न कर रहा हूं तो ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, और मैग्नीशियम बचेगा 0.16 ग्राम। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट सॉल्व करता हूं, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, तो मुझे इसके लिए पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। दोनों के क्वेश्चन में मास गिवन है, इसलिए हम इसके मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मोल मैग्नीशियम का मतलब 2 इंटू मोलर मास 24 होता है, दैट इज 48 ग्राम। और इसके 1 मोल को अगर हम कन्वर्ट करें मास में ऑक्सीजन का तो 1 मोल इंटू इसका मोलर मास 32, दैट इज 32 ग्राम। यहां पर हमें क्लियर है कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये इसको जरूरत पड़ती है कितनी, 48 ग्राम मैग्नीशियम की। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें कितना मैग्नीशियम चाहिए, 48 डिवाइड बाय 32। तो हमारे पास ऑक्सीजन अभी कितना है, 0.56 ग्राम। हम एक चीज से कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी आप एक अमाउंट ले सकते हो, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन से मैग्नीशियम का, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना होगा। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जो मैग्नीशियम का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 48, 32 इंटू 0.56, ये 16 3 या 42 और वो 48, सॉरी 16 2 या 32 and it is 0.28 and it is 0.84 gram. That is 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम होने के लिए 0.84 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम हमारे पास ऑलरेडी 1 ग्राम है, दैट इज इस अमाउंट से ज्यादा है। इससे क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम यहां पर एक्सेस रिएजेंट है और इसका अमाउंट जो लेफ्ट होगा वो होगा 1 ग्राम माइनस कितना कंज्यूम हुआ, 0.84 ग्राम, दैट इज 0.16 ग्राम लेफ्ट। मैग्नीशियम जो कि एक्सेस एजेंट है, जितना रिक्वायर्ड हमें ऑक्सीजन के लिए चाहिए था 0.56 ग्राम के लिए, वो 0.84 ग्राम था। हमारे पास ऑलरेडी 0.84 ग्राम से भी ज्यादा, दैट इज 1 ग्राम मैग्नीशियम है। तो रिमेनिंग अमाउंट, टेकन अमाउंट इनिशियली माइनस कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट। And now students, next question. 2 gram of metal on reaction with sufficient acid. अब हमें यहां पर एसिड का नहीं पता कौन सा एसिड है, बस सफिशिएंट एसिड है, जितना हमें मेटल कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, मेटल खत्म हो जाए लेकिन एसिड खत्म ना हो। इससे क्लियर हो गया कि मेटल यहाँ पे जो है वो लिमिटिंग एजेंट है अगर पूछा जाता है तो, और एसिड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड है, उससे और ज्यादा ही है, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन एसिड कौन सा है या मेटल कौन सा है हमें यहाँ पर ये नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। और अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, दैट इज हम यहाँ पर मोल कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज फार फार बेटर देन मोल कंसेप्ट। इसलिए आप हमेशा इक्विवेलेंट कंसेप्ट को कोशिश करें, समझें, ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर रिएक्शन सफिशिएंट अमाउंट में है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो मेटल के हैं वो उतने इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से रिएक्शन करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये दोनों बराबर होंगे। और उसने हमसे पूछा है कि आप कैलकुलेट कीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हम यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल मास दिया हुआ है तो इसका मास बाई इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो किसी भी गैस का तो वॉल्यूम गिवन 111120 ml, ये ml में है, तो डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर अ गैस। यहां पे मास हमें दिया हुआ है मेटल का 2 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है, ई हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम 1120 ml डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अभी हम पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 22.4 इंटू इक्विवेलेंट मास 1 डिवाइड बाई मोलर मास 2 दैट इज 11.2 लीटर और 11,200 ml, ये ml में है तो हम यहाँ पे ml में यूज करेंगे, डिवाइड बाय 2। ऑन सॉल्विंग
you can get 10 times E, that is equivalent weight is 2 into 10, that is 20. So equivalent weight of metal will be 20. It is your answer. And now guys, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हमें स्टडी करने हैं। प्रैक्टिस हमें जितनी ज्यादा करेंगे इस इक्विवेलेंट कंसेप्ट की, उतना ही ये हम इसमें बेहतर होंगे। तो और फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।